अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रोड्रिगियस फार्मूला फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल। हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल पढ़ा, हमें पता है कि भाई उसमें डिसेंडिंग सीरीज आती है। तो अगर मुझे उसमें से किसी पी नॉट, पी वन, पी टू किसी एक की वैल्यू चाहिए हो तो मुझे पूरी सीरीज एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो उस चीज से बचने के लिए हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं जो आज हम देखेंगे, रोड्रिगियस फार्मूला फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा फार्मूला मेरे पास आ जाएगा जिसमें मैं एन की कोई वैल्यू भी प्लेस करूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, पी नॉट, पी वन, तो पी टू, पी थ्री, पी फोर अप टू सो ऑन की तौर पे। तो ये फार्मूला जो आप देख रहे हो, पी एन एक्स इज इक्वलेंट 1/2 n फैक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स एन एक्स स्क्वायर -1 तो इसका आप देखो जरा, तो आपके पास nth डेरिवेटिव चल रहा है ये। तो आपके पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर -1 का nth डेरिवेटिव एक तरह से आप लोगे, साथ में ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल होगी तो वो पी एन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो जनाब इसे हम रोड्रिगियस फार्मूला बोलते हैं। तो चले प्रूफ देखते हैं इसका। सपोज करते हैं सबसे पहले कि v एक वैल्यू है जो कि बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर -1 ठीक होगी बात। अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव लेता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dv बाई dx, इसे मैं v1 का नाम दे रहा हूं। तो इसमें पावर नीचे उतर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर आप बगैर पावर के जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया v का, ठीक है। अब दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर -1, यानी ये जो डेरिवेटिव लिया आपने इसकी दोनों साइडों पे एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखो ये है एक्स स्क्वायर -1 की पावर n-1, जबकि ये है एक्स स्क्वायर -1, इसके ऊपर 1 कंसीडर होगा। जब अब बेस एक जैसी हैं तो पावर ऐड कर दोगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर -1 की पावर n कंसीडर हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर -1 की पावर n, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है जिसे हमने v माना हुआ है। तो इसका मतलब इस सारे की जगह हम v लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू v1 आ जाएगा, 2xn v आ जाएगा, डेट इज इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर होगा, ठीक होगी बात। तो अब इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब आपको इसकी एक साइड पे v1 दिख रहा है, एक साइड पे v है। तो अब मैं इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करूंगा n+1 टाइम, किस थ्योरम के साथ, लेबनिज थ्योरम के साथ। तो आप जब लेबनिज थ्योरम को रिवाइज करवा देता हूं तो इसमें क्या है कि दो वेरिएबल आपके मल्टीपल हो रहे हैं, आप उनको nth डेरिवेटिव चाहिए। तो आप उसे nc0 पढ़ेंगे, un-v, फिर nc1 आ जाएगा un-1 इंटू v1। यानी अब आप देखो, पहले u का nth डेरिवेटिव था, पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, फिर u का n-1, यानी अब आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू कम हो रही है, v के डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ रही है, un-2, यानी अब आप उससे n से 2 स्टेप नीचे चले गए तो v की सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, ncn बराबर आ जाएगा, अब u वैसे ही आ जाएगा, vn आपके पास यानी सेकंड फैक्टर का nth डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें असल मुद्दा ये है कि u और v को जो सिलेक्ट करना है वो ऐसे सिलेक्ट करना है जो सारा कमाल है। अब आप देखो यहाँ पे v है, v1 है, v2 है, vn है, यानी v का डिफरेंशियल बढ़ रहा है। तो मुझे जो दिया जाता है फंक्शन, मुझे उसमें क्या चीज सोचनी होती है, मुझे v ऐसी चीज सोचनी होती है जिसका डेरिवेटिव जैसे जैसे बढ़े वो 0 आ जाए, यानी मुझे काफी लंबी सारे n डेरिवेटिव तक ना जाना पड़े, v का डेरिवेटिव दूसरी तीसरी चौथी टर्म पे 0 हो जाए, उससे आगे मैं फिर करूंगा ही नहीं उसे। तो इस तरीके से मुझे v सोचना होता है। असल कमाल इसमें बस यही है कि आपने v एक ऐसा चीज चुननी है जिसका वक्त डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड लें तो जवाब एट द एंड उसका 0 हो जाए, ठीक है जनाब। तो अब मेरे पास जरा इक्वेशन 2 देखो, इसकी दो साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो आपके पास एक्स स्क्वायर -1 v1 है और राइट साइड पे क्या है, 2xn v है। तो मैंने आपकी समझ के लिए इस तरह लिख दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि अगर आप एक्स स्क्वायर -v को अगर आप v समझें और v1 को u समझें और इधर से 2n चूंकि कांस्टेंट है बाहर ले लो, x को v समझो और v को u समझो। क्यों, जब आप x का डेरिवेटिव उठाओगे तो आप देखोगे एक डेरिवेटिव आएगा, अगले में तो वो रहेगा ही नहीं।
ठीक इसी तरीके से एक्स स्क्वायर 2x बनेगा, यानी एक डेरिवेटिव में फिर 2 बनेगा, फिर अगले में वो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब v मैंने ऐसा चुना कि जैसे जैसे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़े तो उसका वो कांस्टेंट होकर बिलाकर खत्म हो जाए। ठीक होगी बात। तो अब जनाब शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि जनाब ये आप एक्स स्क्वायर माइनस वन वी है और वी वन यू है। तो एन अब आप इसे लिखोगे एन सी जीरो के लिहाज से। तो अब आपने वी वन से आपने शुरू करना है, दैट इज द एन प्लस वन डेरिवेटिव। अब जब आप एन प्लस वन करोगे तो वी आ गया एन प्लस टू। ये एन प्लस टू क्यों आया? क्योंकि वी वन का मतलब वो पहले से एक दफा डेरिवेटिव शुदा है, यानी आप उसे डेरिवेटिव कर चुके हो एक दफा पहले से। फर्दर उससे आगे n प्लस वन टाइम जब डेरिवेटिव करोगे तो वो n प्लस टू कंसिडर होगा। समझ आई बात? यानी v के साथ मैंने n प्लस टू क्यों लिखा? क्योंकि v1 पहले से एक दफा डेरिवेटिव था, तो फर्दर n प्लस वन करोगे तो वो n प्लस टू हो जाएगा। ओके, अब आपके पास ये आपने क्या किया जनाब, लेट से u का डेरिवेटिव आ गया n प्लस वन टाइम और v वैसे ही आ गया। फिर आपने u का डेरिवेटिव एक स्टेप नीचे ले गए, ये n प्लस टू था तो अब देखो n प्लस वन हो गया। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जाहिर है अब इसका ये v था तो v1 क्या कंसीडर करोगे, तो आपके पास दैट शुड बी 2x। तो आप इसी तरीके से आगे u का एक डेरिवेटिव मजीद कम हो जाएगा, दैट इज n आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। इससे फर्दर टर्म आएगी नहीं क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो सिर्फ मैं यहीं पे रोक देता हूं। समझ आ गई बात? इसी तरीके से अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ। 2n को तो मैंने ब्रैकेट से ही बाहर लिख दिया ना कि भाई इसका तो किरदार ही कोई नहीं है। अब यहाँ पे x जो है वो v का किरदार अदा कर रहा है, v u का किरदार अदा कर रहा है। तो n प्लस वन सी नॉट आ जाएगा v n प्लस वन, क्योंकि आप n प्लस वन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास और फर्स्ट जो v है वो वैसे ही आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द दिस लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर आप क्या करोगे, n प्लस वन ओवर सी वन आ जाएगा। तो वी एन यानी v का एक डेरिवेटिव कम हो गया और x का एक डेरिवेटिव बढ़ना था तो x का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। इससे आगे बनेगा ही नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई कि इस तरीके से हमने लेबनिज थ्योरम अप्लाई किया। आपने ये इंटर की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है जनाब, अब आपने क्या करना है कि जनाबे वाला, अब आप जानते हैं ये NC1 और NC2 की वैल्यूज लगानी है। आप जानते हैं n प्लस वन सी नॉट तो 1 होता है, तो इसलिए इसके साथ तो 1 लिख दिया, कोई लिखना ना लिखना बराबर है। n प्लस वन सी वन को हम n प्लस वन के बराबर ही आ जाएगा। n प्लस वन ओवर सी टू आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और ये सारी चीजें अब आपने इस तरीके से लिख दी, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे n प्लस वन आ जाएगा। वो चीजें आपने यानी c की वैल्यूज प्लेस कर दी आपने जो वहां पे आ रहे थे। ठीक है जनाब, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें जरा, 2n अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो 2n x vn प्लस वन हो जाएगा और 2n n प्लस वन vn हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे जो राइट पे फंक्शन है इसको भी लेफ्ट पे ले जाओ। जब लेफ्ट पे जाओगे तो ये पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाके क्या होने वाला है, नेगेटिव का होने वाला है। अब आप देखो मैंने नीचे कलर चेंज किए हैं, क्यों? क्योंकि vn प्लस वन यहाँ पे भी मिल रहा है, vn प्लस वन यहाँ पे भी मिल रहा है, vn यहाँ पे भी है, vn यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन ना ले लें? जब आप vn प्लस वन इन दोनों से कॉमन लोगे तो n प्लस वन 2x माइनस 2nx आ जाएगा, तो vn प्लस वन कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से vn कॉमन उठा लो तो वो आप vn कॉमन ले लेंगे। तो जनाबे वाला अब आपके पास क्या होने वाला है, जब आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये 2x इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इस फैक्टर को भी सॉल्व कर देंगे, n अंदर ज़रब खा जाएगा, माइनस 2n अंदर ज़रब खा जाएगा, तो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। 2nx पॉजिटिव का है, 2nx नेगेटिव का है, तो ये कट जाएंगे, सिर्फ 2x बचेगा। यहाँ पे देखो ये n स्क्वायर पॉजिटिव का है, माइनस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, तो माइनस के n बचेंगे। ये n पॉजिटिव का है, ये माइनस 2n, तो माइनस n बचेंगे। तो उनको सिंप्लीफाई करके सादा हल करके लिख दिया। तो यहाँ से 2x आ गया और यहाँ से क्या बचा, माइनस n स्क्वायर vn इक्वल टू 0। अब अगर मैं कहूँ इसमें से माइनस n कॉमन ले लो, तो वो माइनस n कॉमन लेंगे तो अंदर n प्लस वन बचेगा। अगर मैं कहूँ इस पूरे फैक्टर से नेगेटिव कॉमन ले लो, जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को आप इसका ऑर्डर चेंज करने में इस्तेमाल कर लें। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जब आप नेगेटिव को अंदर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव का था, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी,
क्या ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है? आपको याद आया लेजेंडर टॉपिक? तो वहां पे हमने से लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला हुआ है। तो इक्वेशन 3 अब आप जरा इसमें मुमासलत चेक करो। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो सॉल्यूशन y की टर्म में आ रहा था। यहाँ पे सॉल्यूशन किसकी टर्म में आएगा? vn की टर्म में आएगा। बाकी फैक्टर तो देखो सेम है सारे के सारे। तो इसका मतलब अब जब मैं इस को लेजेंडर इक्वेशन बोलूंगा तो vn इसका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हकीकत में जब मैंने पढ़ा था तब y इसका सॉल्यूशन था। ओके, तो अब आप जानते हो, आपने जो लेजेंडर इक्वेशन पढ़ी हुई है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज pnx होता है। ठीक हो, फर्स्ट काइंड जिसे हम बोलते हैं। तो आपके पास अब हमारे पास क्या सामने आ रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन vn आ गया जो अकॉर्डिंग टू हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। फिर हम जानते हैं इसका एक सॉल्यूशन pnx भी होता है। इसका मतलब मुझे दो सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन vnx और एक सॉल्यूशन आपके पास pnx है। तो मैं क्या करता हूं, पहले vn को तो समझो ना क्या है। vn का मतलब जो v आपने शुरू में सपोज किया था उसका nth डेरिवेटिव, यानी dnv ओवर dx, और v आपने क्या पढ़ा था? x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। समझ आई ना बात? तो अब आप देखो इसमें आपके पास पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं सारी, तो इसका मतलब आपके पास इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा ये pnx का। तो आपके पास ये चीज, इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो हम लिखेंगे vn बराबर है cpnx के। c यहाँ पे किस तौर पे आया? कांस्टेंट के तौर पे आया। तो अब आपने समझा कि ये मैंने c क्यों रखा, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव पावर आ रही थी। तो इसका मतलब जो आपका vn सॉल्यूशन है, pnx भी सॉल्यूशन है, इनका बाहमी ताल्लुक भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों जो सॉल्यूशन है वो है तो इसी इक्वेशन के ना, इक्वेशन नंबर 3 के। इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन ही vn होगा, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन pnx होगा। तो मुझे अब देखना है कि vn और pnx का आपस का ताल्लुक क्या है। तो मैंने उनका बाहमी ताल्लुक बनाने के लिए बीच में कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज c। तो अब मुझे c की वैल्यू असल में चाहिए ताकि मैं vn और pnx का एक ताल्लुक बना सकूं। ठीक होगी बात? अब जनाब क्या है, मैं cpx लेता हूं और इसे मैं कहता हूं ये vn के बराबर है, वो वैल्यू आ गई। अब वही चीज है, मैंने रिपीट की है, जस्ट इसके मैंने क्या किया, vn की वैल्यू लगाई है। तो अब जरा देखें d जो nth डिफरेंशियल है इसमें जो x स्क्वायर माइनस 1 है, क्या आप इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तौर पे समझें तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, यानी a प्लस b और a माइनस b का कंसेप्ट आ जाएगा। अब अगेन यहां पे अब आपकी nth आ गया, यानी n पावर है, इधर भी n पावर है। मैं लेबनिज थ्योरम लगाऊंगा इस पे अगेन, क्योंकि दो फैक्टर मेरे पास मल्टीपल हो रहे हैं और मुझे उनके प्रोडक्ट एक तरह से डिफरेंशियल चाहिए, nth डिफरेंशियल। तो अब मैं अगेन लेबनिज थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिएट करूंगा n टाइम। ठीक होगी बात? अब अगेन इसमें से अब आपने जैसे तय करना है कि कौन सा u होगा कौन सा v होगा, यहां पे आपको खुली आजादी है क्योंकि सिमेट्री है। तो आप जिसे चाहो u कह लो, जिसे चाहो v कह लो। मैंने आपको समझाने के लिए इसे v कह दिया, प्लस वाले को और नेगेटिव वाले को क्या कह दिया, u कह दिया। आप बदल भी सकते हैं, जवाब फिर भी यही आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा अलग करके लिख लेता हूं ताकि मुझे समझाना आसान रहे। तो अब याद रखिएगा ये सारी चीज किसके बराबर है? cpnx के बराबर है, जिससे मैं अब लेबनिज थ्योरम के साथ n टाइम डिफरेंशियल करने जा रहा हूं। तो अब आप देखो फर्स्ट फंक्शन आ गया आपके पास, जिसे हमने क्या बोला हुआ है, दैट इज द u, v आ गया x प्लस 1 की पावर n, और जो u था उसका n टाइम डिफरेंशियल ले लिया मैंने। ठीक है, फिर अगली टर्म nc1 आ गई। तो अब आपने v का एक टाइम डेरिवेटिव लेना है और जो u था उसका n से एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो देखो d बाई डी एक्स कर दिया, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल ले लिया मैंने v का, और u का जो डिफरेंशियल था वो n माइनस 1 हो गया। आपका ये स्टेप आ रहा है। ठीक हो गया, अगला स्टेप जरा चलते चलते हम आखिरी स्टेप तक पहुंच जाते हैं। तो अब जो मेरा v था उसका nth डिफरेंशियल आ जाएगा और u वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई कि आपने लेबनिज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैं रिपीट कर देता हूं, दैट इज द v और nth डिफरेंशियल ऑफ u, देन nc1 that is the first differential of v and n minus 1 differential of u, up to so on चलते चलते nth differential of v और u एज इट इज आ जाएगा वहां पे x माइनस 1 की पावर n। अब जरा मैं इनकी वैल्यूज अगर सोचूं,
x माइनस वन को n टाइम डिफरेंशियल करना है। जरा सोचो, क्या इसका डिफरेंशियल यही ना बनता, n पहले उतरता, फिर n माइनस वन उतरता, फिर n माइनस टू उतरता, करते करते nth टाइम जब मैं डिफरेंशियल करता तो आखिर में 3 to 1 आ जाता। तो ये ब्रैकेट समझ आ रही है आपको? ये आपके पास इस सारे डिफरेंशियल का आप साइड पे करके देख सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करो फर्स्ट टाइम तो क्या बनेगा, n इंटू एक्स माइनस वन, और पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन। उससे अगला डिफरेंशियल क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन और x की पावर n माइनस टू। तो वो चलता जाएगा, बिल आखिर जब n तो होगा तो 1 बचेगा। तो वो मैंने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये nth डिफरेंशियल मालूम पड़ रहा है कि मैंने कैसे लिखा है x माइनस वन की पावर n का। अब जरा इसका देखो, ये तो आसान है, फर्स्ट डिफरेंशियल है, पावर नीचे उतरेगी, एक पावर कम हो जाएगी। मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल लिख दिया इसका v का, और ये n माइनस वन है। तो अब जरा देखो उसी तरीके से जाएगा। अब nth डिफरेंशियल होता तो x का डिफरेंशिएट करते तो 1 आ जाता। अब उससे एक स्टेप पीछे है, तो क्या x माइनस वन ना बचेगा आपके पास? इसी तरीके से आप सोचो कि ये आखिरी वाला nth डिफरेंशियल मैंने इसका लिख दिया और u फंक्शन आपने वैसे लिख दिया। अब अगर आप देखो तो ये n फैक्टोरियल काउंट किया जा सकता है, मैंने लिख दिया। आपने ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया, आपने इसको भी एज इट इज लिख दिया, और लास्ट वाली टर्म को क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल x माइनस वन की पावर n। उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे इसको जस्ट डिफरेंशियल और कोई खास काम नहीं किया। अब ये जो वैल्यू आ गई, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 प्लेस कर दूं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो अब आप जरा गौर करो क्या होने वाला है, c p1x, और यहां पे x की जगह 1 प्लस वन की पावर n, n फैक्टोरियल 1 प्लस वन की पावर अब आपके पास आ जाएगा। और ये मल्टीपल किसके, x माइनस वन के। तो जनाबे वाला 1 माइनस वन 0, तो क्या ये पूरा फैक्टर 0 ना हो जाएगा? आखिरी वाली टर्म देखो, 1 माइनस वन 0, तो क्या ये पूरा फैक्टर 0 ना हो जाएगा? इसका मतलब पहले फैक्टर को छोड़ के अगले जितने भी फैक्टर आएंगे उनमें x माइनस वन की टर्म ने आना ही था। तो 1 रखोगे x की वैल्यू, तो 1 माइनस वन 0, तो अगले सारे फैक्टर 0 होने जा रहे हैं। तो आप ये देखो, मैंने करके दिखाया कि ये पॉजिटिव है। ये आपका 1 माइनस वन मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया, जहां जहां मैंने x की वैल्यू लगाई है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये फैक्टर बच गया आपके पास। तो यहां से अब हम जानते हैं p n 1 के बराबर होता है। देन आप इसकी वैल्यू c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि p n 1 की जगह 1 आ जाएगा, तो c बराबर आ गया 2n n फैक्टोरियल के। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, जो शुरू में हमने सोचा था यहाँ पे कि ये इस चीज के बराबर है। तो cpnx बराबर था किसके, vn के, और vn आपको पता है इस चीज के बराबर है nth डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर माइनस वन की पावर n। तो वो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ये मैंने समझाने के लिए साइड पे भी लिख दिया था, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो कि जनाब मुझे तो pnx चाहिए, तो ये फैक्टर 2 की पावर n और n फैक्टोरियल दूसरे एंड पे ले जाएंगे। तो ये जनाब अब आपके पास फार्मूला बन गया, जिसके लिए हम ये सारी डेरिवेशन, रोड्रिगस फार्मूला। तो अब आपको जो मैंने शुरू में कहा था कि मुझे p1 चाहिए, मुझे p2 की वैल्यू चाहिए, p3 की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं रखता हूं। जब आप n 0 रखोगे तो p0x आ जाएगा। तो आप देखो 2 की पावर 0 n फैक्टोरियल, अब n 0 रख रहे हो, जब आप इधर n 0 रखोगे तो आप देखोगे ये सारा फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखो आप इस फार्मूले में, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आप देखोगे जवाब x आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो p2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 3x स्क्वायर माइनस वन, अप टू सो ऑन, काफी सारी आगे जाके बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब की बात क्या हुई कि आप n की वैल्यू रखते जाओ तो p की वैल्यू आती जाएगी, p0x, p1x, p2x, p3x, p4x, p5x। तो यही हमारा मुद्दा था कि हम सीरीज को एक्सपैंड किए बगैर हम किसी वैल्यू, किसी एक p1 की वैल्यू देखना चाहते हैं, p की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो इस रोड्रिगस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो आसान सा काम था। तो अगर आपको इसमें कोई बात, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज डाउट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।